नमस्कार दोस्तों। आज 8 अक्टूबर है और आज जो बहुत बड़ी न्यूज है वो है पैनल टू स्टडी एससी स्टेटस, शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। पोस्ट कन्वर्जन का मतलब है कि आप अपने धर्म को बदल लेते हैं तो उसके बाद क्या एससी का स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पे विवाद है। पहले सिर्फ हिंदुओं को मिलता था, उसके बाद इसमें बौद्ध और सिख जो हैं वो शामिल हुए हैं। अब ईसाई और मुस्लिम में जो कन्वर्जन करके जा रहे हैं या उस तरीके से मतलब दलित जो उसमें बदल रहे हैं, क्या उनको भी एससी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है या देना है चाहिए, इस पे बहस चल रही है। और इसी पे एक कमेटी का गठन किया गया है ना, कमीशन का गठन किया गया। तो ये आपको देखना है। ये दो मामले हैं, एक तो रिजर्वेशन का मामला हो जाएगा और दूसरा समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक आर्थिक जैसे जो जातीय बदलाव हो रहे हैं या कन्वर्जन करके वो जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं। जैसे कोई हिंदू में दलित है और वो यह चाह रहा है कि ईसाई में जाए और वहाँ पे सर्व समभाव के उसमें रहे, फिर वहाँ पे भी दलित उसे बोला जाए, ईसाई उसे हे नज़र से देखें, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना धर्म परिवर्तन करने का। इस तरीके की बातें भी हैं और क्या उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, इस पे भी बात की गई है। दूसरी जो न्यूज़ है, राइट्स चैंपियंस इन बेलारूस, रसिया यूक्रेन गेट नोबेल। राइट चैंपियंस हैं बेलारूस का और उसके बाद रसिया और यूक्रेन, सबको सम्मिलित रूप से एक नोबेल दिया गया है। कौन सा नोबेल? तो पीस का, है ना, पीस नोबेल दिया गया, शांति का नोबेल दिया गया है। तो क्यों दिया गया ये तो आपको पता ही है कि अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, बेलारूस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी पे बात की गई है, तो आप इसे भी देख लीजिए। इसके बाद जो है द ग्रोथ एंड लिमिटेड अर्बन, है ना, अर्बनिज्म, सॉरी, द्रविडियन अर्बनिज्म जो है उसके बारे में बात की गई है। जैसे अकाउंट ऑफ द्रविडियन मोबिलाइजेशन इन तमिलनाडु है फोकस्ड largely on their achievement of economic growth and welfare outcomes. Less recognize is centrality of urbanization in distributing the benefit. तो ये हमें ये देखना है कि किस तरीके से जो द्रविडियन कल्चर है या क्या ऐतिहासिक वो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि इस के दम पर कई पार्टियां बनी हैं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करके आप पार्टियां बनी। तो क्या इनमें बदलाव आया है और किस तरीके से ये लोग या किस तरीके की चीज़ें इनके अंदर आई हैं और क्या बदलाव होने चाहिए, ऐतिहासिक रूप से क्या रहा है, इसी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। इसके बाद है द एट्रोफी ऑफ द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, है ना। न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट एक तरीके से ये आप समझिए कि बी आर अम्बेडकर ने शुरुआत करी थी इसकी और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लिया था। और अभी चर्चा में इसलिए है कि एक ये कथित तौर पर एक केजरीवाल के एक मंत्री हैं कोई गौतम करके, उन्होंने 10,000 लोगों में जहां धर्म परिवर्तन होता है वहां पे वो शामिल हुए थे और इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है नेताओं द्वारा कि यह धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे करा रहे हैं। तो आखिर नया नव बौद्धवाद क्या है और इसे कैसे बदलते हुए देख सकते हैं, आखिर क्यों ये चर्चा में है, इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है इंडिया कैन लीड G20 ऑन एजुकेशन क्लाइमेट एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, है ना। G20 के बारे में कहा गया है कि जो है वो लीड कर सकता है इसे, है ना। इसमें है, कहाँ है ये, पेज नंबर 10 में, इसके बाद वाले पेज में है। इंडिया कैन लीड G20 ऑन एजुकेशन क्लाइमेट एंड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास पॉइंट आउट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट रिस्ट्रक्चरिंग डेब्ट्स इन श्रीलंका। मतलब ये समझिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में आगे कर सकता है, क्लाइमेट परिवर्तन जैसे सौर ऊर्जा वाला मामला हम लोगों ने किया है,
है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है। उसके बाद डेब्ट सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, जैसे कर्ज दे दे के या कर्ज से उबारने का काम भारत ने बहुत अच्छे से किया है, श्रीलंका को किया है, मालदीव को किया है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश अफ्रीकन, उनको किया है। तो इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से ये देख सकते हैं कि भारत को बड़ा रोल वैश्विक परिदृश्य में मिल रहा है ना, बड़ा रोल या बड़ी भूमिका कह सकते हैं, भूमिका वैश्विक परिदृश्य में मिल रहा है, या एक तरीके से वैश्विक नेता के रूप में इसे मान्यता धीरे धीरे मिल रही है ना। इसके बाद है ये जो है बिजनेस पेज में है, और हम उस पर चलते हैं। गवर्नमेंट किक्स ऑफ आईडीबीआई बैंक, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसको उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या विनिवेश की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बैंक बेच दिए जा रहे हैं या बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। ध्यान रखिए कि किसी भी देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या एक निश्चित आकार की होनी चाहिए। चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत क्षेत्रीयता वाला देश है, तो इसलिए बहुत सारे बैंक तो हैं, लेकिन सार्वजनिक बैंकों की संख्या नियत होनी चाहिए, और उसे चलाने के लिए एक अच्छा वर्कफोर्स हो, और उसकी जो कार्य प्रणाली हो वो बहुत अच्छी हो, इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके के कार्य किए जाते रहे हैं। विनिवेश की बात की जा रही है, तो इसे आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसका विनिवेश किया जाएगा। इसके बाद है आरबीआई टू स्टार्ट ई रूपी पायलट फॉर स्पीक यूज केसेस। अब क्या कर रहा है आरबीआई, जो है स्टार्ट कर रहा है ई रूपी। आपने देखा ही होगा कि हम लोगों ने काफ़ी पहले ही पढ़ा है कि ई रूपी का प्रचलन हमारे यहाँ होगा। ई रूपी का प्रचलन होने से क्या फायदा होगा? सीधी सी बात है कि पेपर की बचत होगी, ठीक है, ब्लैक मनी से निजात पाई जा सकती है ना। सीधी सी बात है, ई रूपी होगा तो आपको तो वाइट मनी ही रखना पड़ेगा, कोई ई रूपी में तो आपको ट्रांसफर करेगा नहीं घूस के पैसे, है ना। बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं यदि ई रूपी को धीरे धीरे बड़े स्तर पे हम करते चले जाएं तो, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंसिव हैंडसेट हाई टैरिफ में डिले एडॉप्शन ऑफ 5G सर्विसेज। एक्सपेंसिव हैंडसेट मतलब महंगे फोन्स, और जो खर्च होगा डेटा के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये हो सकता है कि 5G फ़ोन को डिले करवा सकता है। इसी पे बात की गई है। किधर गया है ये न्यूज, छोटी सी न्यूज है, ये है एक्सपेंसिव हैंडसेट हाई टैरिफ जो है में डिले एडॉप्शन ऑफ 5G सर्विसेज, है ना। टैरिफ बहुत ऊंचा होगा, यदि टैरिफ बहुत ऊंचा होगा तो आपने देखा होगा कि भारत में आज भी जो फीचर्स फ़ोन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है ना, और डेटा यूज भी बहुत लिमिटेड हो गया है। आज हमें 1.5 GB या 1 GB डेटा पर डे मिल जाता है किसी एक टैरिफ प्लान के साथ, तो हम यूज कर पाते हैं। पर यही जो टैरिफ है वो 1.5 से 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, तो लगभग इसमें से 80 से 90% लोग तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए ये हो सकता है कि ये डिले हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।